स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी हब। माई स्टडी हब में हम रीड करने वाले हैं अबाउट भोज यूनिवर्सिटी। भोज यूनिवर्सिटी के कौन सा एग्ज़ाम? भोज यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला है किसका? DLED का और BLED का। इन दोनों का एंट्रेंस में जो शिक्षक अभिरुचि से जो प्रश्न आने वाले हैं, जो पुराने वर्षों में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये जो PDF बना हुआ है मेरे पास, ये पुराने क्वेश्चन पूछे गए प्रश्नों के आधार पर मैंने PDF बनाया है, जिसमें कि अब हम सॉल्व करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आएँ ऐसी कोशिश करेंगे। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो क्या हो सकता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य? जल्दी से आप लोग ऑप्शन पढ़िए और अपना अंदाज़ा तो लगा कर ही रखिए कि हाँ ये होगा। तो चलिए, पहला है छात्रों को जीविका अर्जित करने योग्य बनाना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को ज्ञान अर्जन में सहायता करना, या फिर छात्रों को सर्वान्मुखी विकास करना। तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए और आपके हिसाब से भी यही आंसर होना चाहिए कि छात्रों का सर्वतोन्मुखी विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा का मानदंड ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षा का मानदंड ऊंचा उठाने के लिए उनका निरंतर टेस्ट होते रहना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि उनकी क्या स्थिति है अभी। तो मेरे ख्याल से अध्यापकों का उच्च वेतन तो गलत है। छात्रों का सतत व्यापक मूल्यांकन, चलिए आप विचार करके रखिए, शायद हो सकता है। पाठ्यक्रम पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पुस्तकों का मूल्यांकन करने से क्या होगा भाई? पाठ्यक्रम में संशोधन, कितने बार संशोधन करोगे पाठ्यक्रम में? तो हमारे लिए एक ही आंसर बचा है, छात्रों का सतत मूल्यांकन, जिसे कॉलेज में चलता है ये, इसे कहा जाता है CCLE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य मतलब समझ में आ रहा होगा कि किसका पर्यायवाची सुनना। तो सुनने के लिए कौन कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं? चलिए, कौन कौन से होते हैं? ग्रामोफोन तो होता है, रेडियो भी सुनने के लिए यूज़ होता है, टेप रिकॉर्डर भी होता है, तो क्या नहीं होता है? ग्राफ, ये राइट आंसर है। क्या राइट आंसर होगा? ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो निगमन आपने पढ़े होंगे दोस्तों, एक होती है निगमन विधि और एक होती है आगमन विधि। तो निगमन विधि जो होता है ये कम से अधिक की ओर बढ़ता है। निगमन विधि में क्या होता है? कम से अधिक की ओर बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। निम्न में से कोई नहीं तो नहीं होगा। स्थूल से सूक्ष्म से विशेष की ओर, ये भाई आगमन विधि होता है। हमको पूछा क्या है? निगमन, और मैंने अभी बताया था कम से अधिक, मतलब क्या आएगा? सामान्य से विशेष की ओर, ये होगा राइट आंसर। और उदाहरण से नियम की ओर नहीं होगा। क्या होगा? सामान्य से विशेष की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त होती है। तो शिक्षा आपकी सफल तब होती है जब आपको क्या प्राप्त होता है? उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। ये होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। चलिए बताइए क्या हो सकता है आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य? उपाधियों, बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण। ये तो बिल्कुल सही बात है कि बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है उपाधियों का संकलन, ये तो गलत बात है। डिग्री पर डिग्री लेके क्या कर लोगे आप? जीवन यापन का प्रशिक्षण, जीवन यापन का प्रशिक्षण, ये भी गलत है। पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन, पर पूर्वगामी का ही करते रहोगे तो आने वाले दिनों को कैसे जियोगे? ये भी गलत है। अगर आप बालकों में उत्तम आदत का निर्माण कर लेते हैं तो यही आधुनिक शिक्षा का क्या है? वास्तविक लक्ष्य है। कुल मिला के आपको बच्चों को राइट करना है बस।
यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अध्यापक छात्र के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि वह, अगर अध्यापक प्रश्न को उत्तर नहीं दे पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अध्यापक नहीं दे पा रहा है तो कभी हमको निम्न में से कोई ये तो आएगा नहीं। शिष्यों को डांटना ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बच्चों को बिल्कुल डांटना भी नहीं है और मारना भी नहीं है। कहें कि प्रश्न गलत है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब अगला प्रश्न बच गया है, ऑप्शन बच गया है, कहे कि वह जानकारी करने के बाद उत्तर देगा। यह बिल्कुल राइट आंसर है कि बच्चे मुझे आज पता नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं आपको इसकी जानकारी लेने के बाद ज़रूर उत्तर दूंगा, मैं गलत जानकारी आपको प्रदान नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8वां प्रश्न है, बालकों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में आपका विचार है। बालकों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में आपका विचार है, क्या विचार है आपका? बालकों को यह अनुभव करना चाहिए कि वह हमसे छोटे हैं, गलत बात। आप उनसे बराबरी बना सकते हैं। बालकों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए, नहीं ये भी गलत बात। बालकों से आपको दूरी भी नहीं बनाना चाहिए। बालकों को यथोचित प्यार एवं सम्मान प्रदान करते हुए उनके साथ घुल मिलकर बातें करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात लग रही है मुझे। चलिए अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बालकों को डांट फटकार कर अपने नियंत्रण में रखना, ये भी गलत बात। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन स सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, बालकों में ईमानदारी का विकास किया जा सकता है यदि, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला जाए, गलत बात। ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देना चाहिए, ये भी सही बात है, पर ऐसे भी आपने कई उदाहरण दे चुके हैं पर आपके स्कूल में कभी सुधार नहीं आया है। मैं खुद एक उदाहरण के मिसाल तौर पर कई सारे मिसालें देता हूँ लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है। बेईमानों को कठोर दंड दिया जाए ऐसा भी संभव नहीं है। हाँ ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि ईमानदार बालकों को पुरस्कृत किया जाए जिससे कि पूरी क्लास को समझ में आ जाता है कि ईमानदारी से कितना फ़ायदा है। तो बिल्कुल द ऑप्शन सही होगा। अगला है, अगला प्रश्न है, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया प्राथमिकी स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या सभी स्तरों पर? तो भैया छात्र तो सभी जगह हैं, अब उनको सिखाना भी सभी जगहों पर है, तो आंसर भी आपका क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर नहीं, हाई पर भी नहीं, विश्वविद्यालय पर नहीं, सभी स्तरों पर सिखाना है भाई आपको। छात्र को तो हर स्तर पर सिखाने के लिए आपने स्कूल, प्राथमिक स्कूल, विश्वविद्यालय खोला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा आप समझते हैं, बूढ़े लोगों को जो पढ़ाया जाता है उसको कहा जाता है प्रौढ़ शिक्षा। तो निरक्षरता उन्मूलन ये तो होना चाहिए, उपचार परक शिक्षा का आयोजन भी होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन भी होना चाहिए, राजनीतिक शिक्षा हाँ ये नहीं आएगा। तो क्या कहा है? संबंध नहीं है, तो राजनीतिक शिक्षा के आयोजन से संबंध नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों से संबंध है, लेकिन राजनीतिक शिक्षा नहीं कराई जाती है प्रौढ़ शिक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर बिल्कुल नहीं। अगला है विनम्र किंतु दृढ़। अगला है तटस्थ, ये भी नहीं होगा।
हमेशा सहानुभूति ही नहीं दिखाना है, हमको कभी विनम्र होना है, किंतु दृढ़ से होना है, दृढ़तापूर्वक विनम्र होना है। ऐसा नहीं कि बढ़िया प्यार किए और छोड़ दिए हमने उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में अन्य शिक्षकों तथा कर्मचारियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहेगा? तो सदैव एक सा रहेगा, उनको मित्र के रूप में समझेंगे, उनकी सहायता करेंगे। तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं, तो चौथा भी पॉजिटिव है, पूरा सबको एक साथ उपयुक्त सभी करेंगे। तो 13 का आंसर आएगा, 13 का द, उपयुक्त सभी करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 14। हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं आ पाता क्योंकि। उदासीन कौन है? राजनीतिज्ञ, प्रशासन, शिक्षक या जनता? कौन है उदासीन? सोचिए सोचिए। राजनीतिज्ञ तो उदासीन हैं ही, प्रशासन भी है, लेकिन मुख्य सुधार किस कारण से नहीं है? और मुख्य सुधार क्योंकि शिक्षक उदासीन है। शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि कुछ ही 100% में 25% एक्टिव टीचर हैं हमारे पास और 75% जो कि इनएक्टिव हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि रिज़र्वेशन मुख्य रीज़न है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा है? कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ छात्र बिना छुट्टी के, तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो ऑप्शन है उनकी पिटाई करेंगे, ये तो गलत है। आपको बच्चों को पीटना, मारना, डांटना है ही नहीं। उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे। चिंता व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। उनके साथियों की सलाह लेंगे, उनके साथियों से भी सलाह लेने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे कि दिक्कत क्या है, पहले उसका पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या समस्या है बच्चे के साथ, उसके बाद हम उसका उपचार करेंगे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो पहला है भाषण विधि। भाषण देने से कोई बच्चा कुछ सीख जाए ऐसा तो संभव नहीं है। अगला है पाठ्य पुस्तक विधि, और तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, और चौथा है पर्यटन विधि। तो इसमें पाठ्य पुस्तक विधि तो हम अपना ही रहे हैं, और भाषण विधि भी उतनी कारगर नहीं होती है, भाषण के साथ और भी चीज़ें होती है। तो सबसे अच्छी विधि होती है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में सारी विधाएं एक साथ समाहित होती हैं, आपको उसको लिखना भी पड़ता है, प्रेजेंट भी करना पड़ता है, उससे बच्चा पूर्ण रूप से उस चीज़ को सीख जाता है। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? उत्तम विधि प्रोजेक्ट विधि है। अगला है, रटने से सबसे गंभीर हानि क्या होती है? तो रटने से सबसे गंभीर हानि क्या होती है बताइए? अच्छे अंक नहीं मिल पाते, गलत बात है, अच्छे अंक तो मिल ही जाते हैं, पर ये हानि नहीं है, ये तो फ़ायदा है, ये नहीं आएगा। सिर में दर्द होने लगता है, ये नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ आवश्यक बातें याद हो जाती, रटने से तो सभी बातें याद हो जाती है, ये भी गलत है। मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। हाँ, आप दूसरा चीज़ नहीं सोच पाते हैं उस चीज़ में। अगर आपने रटा है तो आप अपना चिंतन नहीं कर पाते हैं, आपको रटा रुटाया ही याद होगा, आप बाकी चीज़ों में अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे, ना आपकी सोचने समझने की शक्ति होगी, क्योंकि आपको सिर्फ रटना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बीएड या डीएड पास करने पर आप क्या करेंगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है? तो कोई अन्य नौकरी करेंगे, देश के किसी भाग में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि बीएड क्यों की? उपयुक्त सभी करेंगे।
उपयुक्त सभी तो कर नहीं सकते। पश्चाताप तो बिल्कुल करना ही नहीं है आपको जीवन में कभी भी कि बीएड क्यों की। देश के किसी भाग में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे, ये राइट आंसर होगा। आपको कहीं पर भी मौका मिला आप वहाँ प्रयास करेंगे शिक्षक बनने का, तो क्या आंसर होगा? ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार छात्रों के लिए कम लाभदायक है? दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार छात्रों के लिए लाभदायक है? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, जो उच्च स्तर के होते हैं। अगला आएगा इसका क्या होगा बच्चों? जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, जो उच्च स्तर के होते हैं, जो निम्न स्तर के होते हैं, जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से तो इसमें क्या आ सकता है, आप देख सकते हैं जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, जो उच्च स्तर के होते हैं, जो निम्न स्तर के होते हैं, या जो आँखों से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसमें हम बात कर रहे हैं दृश्य सामग्री की। दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री दोनों में अंतर है। तो हमने देखा तो दृश्य सामग्री का महत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार छात्रों के लिए कम लाभदायक है? बताइए दृश्य सामग्री का महत्व। तो जो पढ़ने में सामान्य स्तर के होते हैं, तो सबसे आएगा जो उच्च स्तर के होते हैं उनके लिए कम लाभदायक है। कौन सी सामग्री? दृश्य सामग्री। कम बोला है, हमको कम पर ध्यान देना है, ना कि अधिक पर। तो जो उच्च स्तर के बच्चे होते हैं उनको दृश्य सामग्री कम लाभदायक है। अगला है, परामर्श कमेटी में कौन कौन से लोग सदस्य होने चाहिए? तो परामर्श कमेटी में कौन कौन से लोग सदस्य होने चाहिए? शिक्षक, प्राचार्य तथा प्रबंध समिति के अध्यक्ष, शिक्षक, प्राचार्य तथा विद्यालय के छात्र, केवल शिक्षक ही, या प्राचार्य तथा छात्र? तो बताइए क्या आ सकता है? परामर्श कमेटी में कौन होना चाहिए? तो शिक्षक, प्राचार्य तथा विद्यालय के छात्र भी होना चाहिए। इनको नहीं छोड़ना है आपको, छात्रों को नहीं छोड़ना है परामर्श कमेटी में। अगला है, स्काउट्स का देश सेवा में बड़ा योगदान रहा, इस संगठन का जन्म किस देश में हुआ था? तो स्काउट्स का देश सेवा में बड़ा योगदान रहा, इस संगठन का जन्म किस देश में हुआ था? बताइए स्काउट्स का गठन कहाँ हुआ था? तो इस संगठन का जन्म कहाँ हुआ था? भारत वर्ष में हुआ था स्काउट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? बताइए क्या कारण सही है? वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं, घर पर कोई नहीं पढ़ाता है, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अब बताइए क्या उत्तर हो सकता है प्रश्न नंबर 22 का? क्योंकि वह पढ़ने के महत्व को नहीं समझते हैं, इसीलिए वह पढ़ने से जी चुराते हैं। ये वाला राइट आंसर होगा। अगला है, शिक्षक अभिभाषक संघ की बैठक कब? ये अभिभाषक लिखा गया, यहाँ अभिभावक होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स। जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं, क्या हो सकता है इसका? 23 का स। जब छात्र विद्यालय में भर्ती होते हैं, जब परीक्षा का परिणाम आता है, या समय समय पर, या जब विद्यालय में कोई उत्सव हो। तो क्या होगा? समय समय पर शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक होते रहना चाहिए। तो कौन सा आंसर आएगा? समय समय पर। अगला है, समाज में फैली कुरीतियाँ छात्रों को प्रभावित कर रही है, आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? समाज में फैली कुरीतियाँ छात्रों को प्रभावित कर रही है, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? बताइए। तो अभिभावकों को समझाने का प्रयास करेंगे, छात्रों को उनके कुप्रभावों के बारे में समझाएंगे, समाज के नेताओं को सूचित करेंगे, या अपने काम से मतलब रखेंगे? तो समाज में फैली कुरीतियों से छात्रों को प्रभावित कर रही, तो छात्रों को उनको कुप्रभावों के बारे में समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 24 प्रश्न हैं। 25वां प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं शिक्षण अभिरुचि के अगले वीडियो में। धन्यवाद।